नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए जो 21 वीडियो सीरीज चलाई जा रही है, इसके तहत ये 19वीं वीडियो आप लोग आज देख रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 18 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज की पीडीएफ या फिर पास्ट में आपने एसएससी वाली सीरीज की पीडीएफ या फिर कोई अन्य पीडीएफ टॉपिक वाइज बिहार एसएससी ऐसा है, तो पीडीएफ संबंधित जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ के बारे में सभी जानकारी दे दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, इससे पहले बता दूं क्लास के कुछ नियम है, जो बच्चे नए हैं मैं सभी प्रश्नों को आपको एक्स्ट्रा फैक्ट, वो भी पॉइंट टू पॉइंट होंगे। पॉइंट टू पॉइंट कहने का मतलब है कि एकदम हाईलाइट होती है, कोई भी चीज़ वैसा होता है और आपके एग्जाम में सेम टू सेम इसी वे में छपे हुए दिखेंगे, तो किसी भी चीज़ को इग्नोर न करें, एक्स्ट्रा फैक्ट को ज़रूर सुनें और जो चीज़ आपके लिए नया हो पहले बार नोट कर लें एक अच्छे तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि हम तैयारी करें तो यही तरीका है। शुरू करते हैं। संतोष ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? व्हेन वाज संतोष ट्रॉफी स्टार्टेड? देखिए, संतोष ट्रॉफी की शुरुआत 1941 में किया गया था। संतोष ट्रॉफी 2023 जो लेटेस्ट वाला है, इसके विजेता कौन है? तो इसके विजेता है कर्नाटक। किसको हरा के? मेघालय को हरा के। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, लेटेस्ट वाला विजेता है आपका कर्नाटक, उप विजेता मेघालय। स्टार्ट कब हुआ था? 1941 के अंदर हुआ था। देखिए, इसी तरीके से एक डूरंड कप है। डूरंड कप की शुरुआत 1888 में होता है। यह एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। 2023 में डूरंड कप के विजेता रहा है मोहन बगान और उप विजेता रहा है पूर्वी बंगाल, है ना। ईस्ट बंगाल को हराकर मोहन बगान जो है विजेता बने हैं डूरंड कप 2023 के। तो ये दोनों करंट सेक्शन से याद रखिएगा और इनके जो ओरिजिन हुई थी, जहां से स्टार्ट हुआ था, ये भी याद रखिएगा। रणजी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता सौराष्ट्र टीम है, उप विजेता है आपका सौराष्ट्र टीम है, उप विजेता बंगाल है। ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान रखेंगे। रणजी आप जानते हैं कि बीसीसीआई के द्वारा करवाए जाने वाली जो है प्रतियोगिता है। रणजी है, विजय हजारे है, इसके अलावा सैयद मुश्ताक अली है, दिलीप ट्रॉफी है ना। ये सभी के सभी कौन कराते हैं भैया? तो ये बीसीसीआई ऑर्गेनाइज करवाते हैं, है ना। तो इनके द्वारा जो अभी लेटेस्ट वाला रणजी कराया गया, इनमें विजेता रहा है आपका सौराष्ट्र और उप विजेता रहा है बंगाल। इसकी शुरुआत कब होती है? 1934 से होती है और पहला मैच जो है 1934-35 में मद्रास और मैसूर के बीच में करवाया गया था। ठीक है भाई। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना, ये जरूर पूछे जाते हैं, है ना, तो इनको जरूर ध्यान रखिएगा। मैंने आपको 3-4 खेल से जुड़े हुए संस्था की स्थापना का डेट बताया है। एक साई होता है, SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1984 में इसकी स्थापना होती है। और एक आपका भारतीय ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना 1927 में होती है। और एक आपका BCCI, इसकी स्थापना 1928 में होती है। तो ये तीनों कमेटी जो खेल से जुड़े हुए हैं जरूर याद रखिए। BCCI के वर्तमान अध्यक्ष आपके जो हैं, है ना, ये रोजर बिन्नी साहब हैं और जो भारतीय ओलंपिक कमेटी की वर्तमान अध्यक्ष आपके PT उषा मैडम है। तो इनको ध्यान रखिएगा। PT उषा को पयोली एक्सप्रेस भी कहते हैं, जिस प्रकार से आप ढींग एक्सप्रेस हिमा दास को कहते हैं। साथ ही साथ PT उषा को जो है आप और क्या कहते हैं? उड़न परी कहते हैं, उड़न परी कहते हैं और गोल्डन गर्ल भी कहते हैं। गोल्डन बॉय किसे कहते हैं? आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलते हैं आगे। इसके अलावा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? Which state has topped the state food security index 2022-23? देखिए, ये फसाई के द्वारा जो है डिसाइड करा जाता है कि किसको टॉप पे रखना है। फसाई आप सभी जानते हैं, चिप्स का पैकेट खरीदिए, पीछे में फसाई लिखा रहता है, ये फसाई है ना। तो इसमें केरल को जो है टॉप स्थान दिया है ना, खाद्य सुरक्षा इंडेक्स 2022-23 के लिए। ठीक है भाई, केरल को। इसके अलावा यह रिपोर्ट कौन जारी करता है? FSSAI फसाई जारी करता है। केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान जो है इस लिस्ट में जम्मू कश्मीर को दिया गया है। देखिए, जम्मू कश्मीर जब से अलग हुआ है, राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, जहां होड़ 28 राज्यों में लगी है, वहीं जो है केंद्र शासित प्रदेश में सबसे आगे अधिकांश चीज़ों में जम्मू कश्मीर आगे निकल रहा है। जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि भारत का पहला डिजिटल यूनियन टेरिटरीज का खिताब जो है ये जम्मू कश्मीर को घोषित किया गया है कि ये केंद्र शासित प्रदेश पूर्णतः डिजिटलीकरण अपना लिया है ना। इसके अलावा इको मार्क
इको मार्क पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किया जाता है। इको मार्क आप इसको भी देखते हैं, और एक मार्क भी होता है, ठीक है, एक इको मार्क होता है, और एक फसाई जो खाद्य पदार्थ के पीछे आपने सर्टिफाइड किया हुआ देखते हैं, ऐसा ऐसा कुछ ऐसा बार कोड के लिखा रहता है, और यहाँ पे FSSAI लिखा रहता है। चिप्स के पैकेट पे भी मिल जाएगा, कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना है। फसाई की स्थापना की बात करेंगे 2008 में होता है, मुख्यालय इसके दिल्ली में होते हैं, ठीक है। तो फसाई जो अभी इंडेक्स जारी किया है खाद्य सुरक्षा इंडेक्स, उसमें केरल और जम्मू कश्मीर को जरूर याद रखें। इसके अलावा प्रमुख पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन तथा उनके संचालनकर्ता के साथ मिलान कीजिए। देखिए, जो पर्यावरण के लिए चलाया गया पास्ट में आंदोलन मुहिम और किसके द्वारा चलाया गया आपको मैच करना है। एक है हमारा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा साहब दिख रहे हैं, तो एकदम मिल जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा। बिश्नोई आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मैती आंदोलन। बिश्नोई आंदोलन से संबंधी है आपका अमृता देवी बिश्नोई का। नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेधा पाटेकर, ऑप्शन में नहीं है तो बाबा आमटे चलेगा। बाबा आमटे भी जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेघा पाटेकर जैसे ही रोल अदा किए थे। मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत के द्वारा। तो जैसे मैच हुआ आप मैच कर लीजिएगा। ए से हम 2 को मिलाएंगे, बी से हम मिलाएंगे जी बिश्नोई में 4 से, सी को हम मिलाएगा 1 से, और डी में मिलाएंगे हम मैती को 3 से। इस प्रकार से आपका आंसर निकला। आंसर नीचे लिखा हुआ है, अब हम इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत देखते हैं, ठीक है भैया। चिपको आंदोलन कहाँ पर ही हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। और इसमें सुंदरलाल बहुगुणा के साथ साथ गौरा देवी, चंडी प्रसाद इत्यादि जो है मेन कैरेक्टर में थे, तो इनको जरूर ध्यान रखें। चिपको आंदोलन के साल में ही आपका प्रोजेक्ट टाइगर भी स्टार्ट हुआ था इंडिया के अंदर, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी आपका 1973 में ही होता है। लेकिन मैंने क्लू बताया था और बच्चे गलत करके आ जाते हैं। आपको मैंने बताया था कि अगर आपसे पूछे कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस अधिनियम से हुए, है ना, तो आपको आंसर देना है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, है ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसके तहत आपका प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ था 73 में, ठीक है, 1 साल के बाद भैया। इसके अलावा बिश्नोई आंदोलन ये 1730 में, देखिए 1700 ईस्वी भी कहीं कहीं आपको इसमें मिलेगा। एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ठीक है मेरे भाई, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन 1700 और 1730 के बीच इसकी जो है ऑथेंटिक काल माना जाता है कि राजस्थान में बिश्नोई समाज के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया, जिसमें बहुत सारे वृक्ष थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट खेजरी की वृक्ष आज भी राजस्थान में पाए जाते हैं। तो इसके कटने पर जो है प्रतिबंध लगाया, और उसमें जो है चिपको आंदोलन के जैसा ही ये भी मतलब पेड़ से लिपट गए, और बहुत सारे जाने भी इसमें गई। तो अमृता देवी बिश्नोई इसमें टॉप पे रही। इनके नाम पे पुरस्कार भी दिया जाता है, अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड वन्य जीव संरक्षण के लिए। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड किस सेक्टर में, तो आप कहते हो वन्य जीव संरक्षण के सेक्टर में। मैती आंदोलन की शुरुआत कल्याण सिंह रावत उत्तराखंड में करवाया था, ये भी पेड़ रोपने वाला पहल है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर और बाबा आमटे, है ना, इनके द्वारा 1985 में चलाया गया था। मिट्टी बचाओ आंदोलन 1977 में मध्य प्रदेश में शुरू करी गई थी। तो दोस्तों ये कुछ आंदोलन है जो जरूर ध्यान रखें। और भारत में जो मैन है, टाइगर मैन, जल मैन, वाटर मैन, मिसाइल मैन, रॉकेट मैन, इन सबको पहले ही बता दिया है। ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है भैया। इसके अलावा अलकनंदा नदी का निर्माण किन 2 धाराओं के मिलने से होती है? देखिए आप सभी पढ़ते हैं कि अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में मिल जाती है तो इसे हम गंगा कहते हैं, ठीक है भैया। देव प्रयाग के अलावा भी विष्णु प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, और भी बहुत सारे प्रयाग है। तो जो अलकनंदा नदी है ये कौन से 2 धाराओं को मिलने से जो है बनती है? तो आप कहोगे धौली गंगा और विष्णु गंगा। इन दोनों नदी जब मिलती है तो आपका कहाँ पे मिलती है? विष्णु गंगा से विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग देखो यहाँ लिखा है विष्णु प्रयाग में मिलती है, तब ये बन जाता है आपका अलकनंदा, ठीक है। और ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और इधर से आपका भागीरथी आ रही होती है, इधर से अलकनंदा आ रही होती है। यहाँ पे उत्तराखंड में देव प्रयाग में मिल जाती है, बन जाती है गंगा, है ना। और गंगा हमारी माता है ना भाई। और ये हमारे देश के सबसे पवित्र नदी में है। हालांकि मामला कुछ उल्टा है, आप देखते ही होंगे कि आए प्रतिदिन गंगा जो है दिन प्रतिदिन और भी जो है लोग इन्हें गंदा कर रहे हैं। हालांकि इसके लिए एक सफाई कार्यक्रम नमामि गंगे भी चलाया गया,
लेकिन काफ़ी हद तक ये सफल नहीं हुआ। ये 2014 में चलाया गया था, आप सभी जानते हैं, है ना। इसके अलावा इसका आंसर हो गया धौली गंगा और विष्णु गंगा भैया, ठीक है। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है, ध्यान रखिएगा। और गंगा नदी की मैप मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है अपने इसी क्लास में, 1 सेकेंड के अंदर पढ़ा देते हैं भैया। ये अलकनंदा हो गया, ये भागीरथी, सॉरी ये भागीरथी, ये अलकनंदा इस साइड से आएगा। यहाँ देवप्रयाग में गंगा बना, इस प्रकार से चला। ये 5 स्टेट को कवर करता है, उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, और फिर चला जाता है आपका कहाँ पे भाई, ये चला बांग्लादेश में, ठीक है भाई। बांग्लादेश में जाने से पहले ये फिर से 2 धारा में विभाजित होती है। एक धारा जो पश्चिम बंगाल में रह जाते हैं इसे हुगली कहते हैं, और एक धारा बांग्लादेश में जाने के बाद इसे पद्मा कहते हैं, बाद में ये बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। मैंने कहा था कि गंगा की पहली सहायक नदी आपको रामगंगा मिलता है। ये रामगंगा नदी कहाँ है, उत्तराखंड में। जो रामगंगा नेशनल पार्क है, जिसे आप हेली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं, उसका नाम बदल गया है, उसी के बीचों बीच से आके उत्तर के तरफ से मिलती है। ये जरूर ध्यान रखिए किस तरफ से आके मिलती है, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है भाई। गंगा में सोन किस तरफ से आके मिलती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप कहोगे जी दक्षिण, साउथ के तरफ से आके मिलता है, स से सोन, स से साउथ, है ना। ये कहाँ मिलता है, जो बिहार के बच्चे हैं और मुगल सराय की यात्रा कभी पटना से मुगल सराय किए हैं तो इसको देखे होंगे, है ना। इसके अलावा धौली गंगा तथा विष्णु गंगा, है ना, ये हो गया आंसर। धौली गंगा और विष्णु गंगा कहाँ मिलता है भैया, विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलता है, देव प्रयाग में, ठीक है। इसके अलावा जो अलकनंदा में पिंडार नदी कहाँ मिलती है, कर्ण प्रयाग में। ये राज्य सरकार का, अगर उत्तर प्रदेश का आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अलकनंदा में पिंडार नदी कहाँ मिलती है, तो कर्ण प्रयाग में। अलकनंदा भागीरथी देव प्रयाग में, धौली गंगा और विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग में, ठीक है भाई। तीनों याद रख लीजिए, क्या थोड़ा सा परेशानी तो लेना पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा भाई। देव प्रयाग में अलकनंदा तथा भागीरथी में मिलने से गंगा का निर्माण होता है। आगे जाने पर गंगा की प्रथम सहायक नदी के रूप में उत्तर दिशा से रामगंगा नदी मिलती है। गंगा के 5 राज्यों से होकर बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, है ना। पहले बिहार है कहिए, पहले 4 होता 2000 से पहले, अब 5 स्टेट हो गए क्योंकि झारखंड अलग हो गया है। इसके अलावा बंगाल, गंगा की अंतिम सहायक नदी महानंदा है, जो आपका पश्चिम बंगाल में मिलता है ना, इंडिया में। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे, पहला रामगंगा, अंतिम जो है महानंदा। इसके अलावा जमुना, सोन, है ना, सरयू, गोमती, ये सब जो है गंगा की सहायक नदी है। कर्मनाशा, फल्गु, ये सब भी हो जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है आपका, वाटर वेज 1 जो है, ये गंगा नदी प्रणाली में है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में है। न जाने कितने करोड़ बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में पड़ता है, जो धुबरी से सदिया को जोड़ता है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है, जो गंगा नदी प्रणाली में है। तो दोनों नदी प्रणाली जरूर याद रखें जलमार्ग के रिलेशन में। इसके अलावा भारत में भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां में प्रमुख आपका नर्मदा और ताप्ती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, मैंने कई दफ़ा आपको बताया और कई दफ़ा पूछता भी है, पता नहीं क्यों पूछता है। अमरकंटक की पहाड़ी, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में मैकाल रंज की चोटी है। यहाँ से सोन नदी भी निकलती है अमरकंटक से ही। तो सोन जो है पूर्व दिशा में बहते होते बिहार की तरफ जाता है, और ये आपके पश्चिम दिशा में बहते बहते अरब सागर में गिर जाती। तो ये लेकिन प्रायद्वीपीय भारत को तय करती है, इसीलिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में गिरती है ये नर्मदा नदी ही है। लैंग्वेज पे गौर फरमाइएगा। और यहाँ से क्वेश्चन बन भी चुका है, मैं सीजीएल के प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन अपने मन से बना के करवाया था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन पूछेगा, मेरे ख्याल से दिल्ली पुलिस में ही पूछेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो अरब सागर में गिरती है तो ये आपका नर्मदा नदी होगा। वैसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी है, लेकिन गिरती है बंगाल की खाड़ी में भाई, ठीक है। इसके अलावा ताप्ती नदी भी अरब सागर में ही खंबात के खाड़ी के पास गिरती है। इसके अलावा जबकि पूर्व साइड में भ्रंश घाटी को फॉलो करने वाली नदियां दामोदर है। दामोदर नदी जो है ये भी भ्रंश घाटी को फॉलो करती है, लेकिन ये जो है अरब सागर के समीप नहीं, ये कहाँ मिलेगा आपको, छोटा नागपुर के पठारी इलाके में मिलेगा, झारखंड वाले साइड में मिलेगा, है ना। आपने एक तिलैया बांध का नाम सुना होगा, तिलैया बांध का नाम सुना होगा, तिलैया नाम ऐसा है भैया, तिलैया, है ना। ये बराकर नदी पर बनाया गया है। और बराकर किसके सहायक नदी है, दामोदर के। और बराक किसके सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्रा के। तो ठीक है, इसमें देखिए बराकर और जो बराक है सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन अलग अलग चीज़ है, ध्यान रखिएगा। तिलैया बांध है बराकर पे। इसके अलावा डीवीसी जो दामोदर, देखिए दाल भात चटनी याद आ गया, डीवीसी दामोदर घाटी परियोजना जो है स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है, 1948 में आया था। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, ध्यान रखेंगे, इसमें राज्य पूछता है। इसके अलावा
37वें राष्ट्रीय खेल में राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी किस टीम को दिया गया? मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो नेशनल गेम होते हैं उसके अंदर जो टॉप में होते हैं मेडल में सबसे ज़्यादा मेडल जीत पाते हैं, उसमें भी स्वर्ण की क्वांटिटी देखा जाता है। नहीं तो ओवरऑल पिछले जो राष्ट्रीय खेल हुआ था 36वां गुजरात के अंदर, इसमें भी महाराष्ट्र को ही सबसे अधिक पदक मिला था, महाराष्ट्र को ही, है ना। लेकिन फिर भी महाराष्ट्र विजेता नहीं बन पाए थे। क्यों पता है? क्योंकि सर्विसेज के टीम के पास जो है 61 गोल्ड था, है ना, गोल्ड ज़्यादा था, है ना। तो यहाँ पे गोल्ड की भी रेशियो देखा जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा ओवरऑल में विजेता घोषित किया जाएगा उससे भालिंद्र सिंह ट्रॉफी दिया जाता है। जैसे अभी विराट कोहली को गोल्डन बैट दिया गया है। कोई मुझे बता सकता है क्यों दिया गया है? गोल्डन बैट इसलिए दिया गया मेरे भाई कि, है ना, मैन ऑफ द सीरीज रहा है, पूरे विश्व कप में सबसे अच्छा खिलाड़ी विराट कोहली को इनके प्रदर्शन को माना गया है, क्योंकि इन्होंने जो है सबसे अधिक रन के साथ एक विकेट भी लिया है ना। तो इसे गोल्डन बैट दिया गया। जिस प्रकार आईपीएल में आप ऑरेंज कैप पर्पल कैप देखते हैं ना, तो ऑरेंज कैप सबसे अधिक रन बनाने वाले को और पर्पल कैप जो है सबसे अधिक विकेट लेने वाले को। ठीक है, देखिए आईपीएल के इस बार मोहम्मद शमी आईपीएल में भी सबसे अधिक विकेट, शमी, है ना। और आपका जो है वर्ल्ड कप 2023 में भी सबसे अधिक विकेट। भाई साहब इनके तो दिन ही चांदी है ना। फिर भी हम नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं, अगली बार जीतेंगे। ठीक है, तो ये जो है मैं यहाँ क्रिकेट में चला गया था, इससे बाहर आता हूँ। ठीक है, तो ये जो आपका 37वें राष्ट्रीय खेल हुआ, इसमें ओवरऑल जो है मतलब विजेता महाराष्ट्र को घोषित किया गया और महाराष्ट्र को भालिंद्र सिंह ट्रॉफी दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात के 5 विभिन्न शहरों में करवाए गए। कितने शहर में अगर पूछेगा तो 5। अब पिछला वाला जो हुआ था आपका 36वें राष्ट्रीय खेल, ये गुजरात के 6 सिटी में कराया गया था। ठीक है, तो ये जो है आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और बनेंगे। 2023 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश के 8 शहरों में कराए गए हैं। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, ये तीनों खेल की सिटी 36वें की, 37वें की और 2023 में जो आपका हुआ है यूनिवर्सिटी नहीं, खेलो इंडिया यूथ गेम जो मध्य प्रदेश में हुआ 8 शहरों में हुआ। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। अगर 37वें राष्ट्रीय खेल में कितने खेल शामिल थे तो बताइएगा, 43 खेल शामिल था। इसके अलावा 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? मोगा। इसके अलावा 38वें राष्ट्रीय खेल अगले साल कहाँ होगा? उत्तराखंड में होने वाला है। सब कुछ सही रहा तो, दुनिया रहा तो। इसके अलावा 37वें राष्ट्रीय खेल में जोड़े गए कुछ नए खेल का नाम, जैसे स्की मार्शल आर्ट, रोल बॉल, कलारी पट्टू, पंचक, मिनी गोल्फ, ताइक्वांडो, याचिंग, ये सब को जो है इंक्लूड किया गया 37वें राष्ट्रीय खेल में, जगह दिया गया, इनके प्रतियोगिता करवाए गए। ठीक है भाई। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की अवार्ड जो 37वें राष्ट्रीय खेल में दिया गया है श्री हरि नटराज। ये क्या है भाई? पेशे से तैराक है और ये 8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य, टोटल 10 पदक जीते। ठीक है भाई। माइकल फेल्प्स भी अपने काल में 8 स्वर्ण पदक जीत के पहली बार ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीतने वाला बना था। ठीक है, अभी इंडिया के लिए श्री हरि नटराज, ये माइकल फेल्प्स से कम नहीं है, वो भी 8 गोल्ड जीता था, ये भी 8 गोल्ड जीता है और ये कहीं ज़्यादा भी जीता है, 1 रजत भी और 1 कांस्य भी जीता है। इसके अलावा ये तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का हो गया। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी में 2 संयुक्त रूप से दिया गया है। संयुक्ता प्रसेन, काले सरनेम होता है महाराष्ट्र के। इसके अलावा प्रणीति नायक, ये 4+1, 4 गोल्ड और 1 रजत जो है जीते हैं, 5-5 दोनों। तो यहाँ पे आपको दोनों को संयुक्त रूप से महिला में टॉप खिलाड़ी का दर्जा दिया गया है। अब आपके सामने मेडल लिस्ट है। महाराष्ट्र को 80 गोल्ड जरूर याद रखिएगा अलग से, और टोटल 228। ठीक है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र को कितने स्वर्ण पदक मिले, तो बोलिएगा 80। ठीक है, दूसरा स्थान सर्विसेज का है 66, यानी पिछले बार के जो राष्ट्रीय खेल हुआ था जो विजेता रहा था इस बार का रनर अप है। ठीक है, सिंपल सी बात है, और जो रनर अप था वो विजेता रहा है। सुंदरम अय्यर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? भैया सुंदरम अय्यर जो है घाटम प्ले करते हैं। क्या प्ले करते हैं? घाटम प्ले करते हैं। घाटम के अन्य कलाकारों में आएंगे तो सबसे ज़्यादा TH विनायक राम को पूछा जाता है, और मैं पहले ही बता रखा हूँ, पता नहीं कितने एग्जाम में पूछे गए। बिलबिद्री अय्यर, कुंड धर्मा अय्यर, कृष्णा अय्यर, डी मूर्ति पिल्लई, ये सब जो है आपकी किससे संबंधित है? घाटम से। ये नए नए कलाकार है ना, है बहुत पुराने, लेकिन इतने फेमस, इतने ज़्यादा एग्जाम में आए नहीं, तो एग्जाम में आपसे पूछ के नहीं आएगा, इसीलिए पहले से ही तैयारी रखें अपनी। इसके अलावा पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर,
है ना, अन्नपूर्णा देवी, जॉर्ज हैरिसन, निखिल बनर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी, ये सभी के सभी सितार से संबंधित है। मैंने आपको अन्नपूर्णा देवी में बताया था कि अन्नपूर्णा देवी अगर सितार नहीं है ऑप्शन में तो सुरबहार रहेगा, ये दोनों में से कोई एक रहेगा। अन्नपूर्णा देवी के ऑप्शन में यदि सितार नहीं है तो सुरबहार होगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। इसके अलावा सरस्वती सेन का संबंध किस नृत्य से है? सरस्वती सेन का संबंध किस नृत्य से? आप जाइए, ये कथक से है, कथक से संबंधित है। कथक के अन्य प्रमुख कलाकारों में कुमुदनी लखिया, नालनी कमालिनी अस्थाना, सितारा देवी, पंडित बिरजू महाराज इत्यादि जो है ये कथक से संबंधित हैं, ध्यान रखें। मैंने आपको बताया है भाई कि कथक से जो है जनरली महाराज सरनेम कथक और तबला में लगा देना, है ना, या वाद्य यंत्र पूछा है तो तबला बजवा देना, या फिर नृत्य है तो कथक करवा देना। रेड्डी फैमिली बता दिया हूँ कि रेड्डी फैमिली 100% केस में जो है आपका कुचिपुड़ी में चला जाता है। सिंह सरनेम 99.9 केस में आपका मणिपुरी चला जाता है ना। तो ये कुछ एक जो आपका क्लू है आपकी एग्जाम में काम आ जाएगा। कथक नृत्य को अवध के नवाब का संरक्षण प्राप्त था, वाजिद अली का, ये बताए थे। राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, गद्दाम पद्मजा रेड्डी, यानी रेड्डी सरनेम आप आ जाएंगे कहाँ पे भैया? कुचिपुड़ी में आ जाएंगे। वेदांतम सत्यनारायण, कल पूछा भी गया था वेदांतम सत्यनारायण साहब को कि इसका जन्म आंध्र प्रदेश के किस जिला में हुआ था, तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला में हुआ था, है ना। देखिए कुचिपुड़ी जो है ना गांव के नाम से लिया गया है। इसके अलावा कुचिपुड़ी नृत्य में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, जैसे आप इस नाम से ही देख पा रहे होंगे कि भाई एक है वेदांतम सत्यनारायण साहब और राधा रेड्डी, तो आप समझ गए होंगे। मोहिनी अट्टम को सादिर अट्टम भी कहा जाता है, मोहिनी अट्टम को सादिर अट्टम भी कहा जाता है। यह महिला एकल नृत्य है, तमिलनाडु से संबंधित है। जो नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण, ये दो अलग अलग जो है किताब का नाम है, ग्रंथ का नाम है ना, तो इनके द्वारा इन पे आधारित होते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा इसमें 3 भाग अभंग सभंग त्रिभंग बता ही दिया था, जाति स्वरम तिल्लाना, है ना, ये सब भी इनके पार्ट होते हैं। ये सब मैंने भरतनाट्यम को लेकर बता ही दिया था। इसे अग्नि नृत्य भी कहा जाता है भरतनाट्यम को। और मैंने ये भी आपको बताया था कि जो अग्नि नृत्य है ये आपका राजस्थान में एक लोक नृत्य भी है, अग्नि नृत्य, है ना। अग्नि नृत्य जो है ये आपका राजस्थान में लोक नृत्य भी है, और अग्नि नृत्य आपको भरतनाट्यम को भी कहा जाता है। तो इनको क्या हो गया। इसके अलावा संवैधानिक अनुच्छेद 73 का संबंध किससे है? आपसे 73 जो आर्टिकल है ये क्या रिलेट करता है आपसे पूछा गया है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में जो है वर्णन कहाँ पे मिलेगा? तो ये आपको आर्टिकल 73 में मिलेगा। अब मंत्री परिषद से 74 और 75 मिलेगा। 76 कहाँ से मिलेगा भैया? महान्यवादी से मिलेगा। और लास्ट के 3 और याद रखिएगा, है ना, 80, 81 और 79, 80 और 81, ये हो गया संसद, ये हो गया राज्यसभा, ये हो गया लोकसभा, ठीक है भाई। तो ये कुछ आर्टिकल थे, है ना, माफ कीजिएगा दोस्तों। ये भैया संघ के कार्यपालिका का प्रधान कौन? राष्ट्रपति, है ना भाई। राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल हैं ये 52 से 61 तक डायरेक्ट होते हैं। इसका ट्रिक क्या है? पकानी कोका दियो दसम, है ना। आज मैं इसको डिस्क्राइब कर ही दूं, नहीं तो इससे बहुत क्वेश्चन आपको छूट सकती है। जैसे मैंने हाल फिलहाल में राज्यपाल साहब के जो बीच के अधिकार होते हैं उनके जो आर्टिकल्स हैं, जैसे 165, 166, 161, वहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं। तो आने वाले सीन में गारंटी रखिए 100% कि जो राष्ट्रपति साहब हैं उनके मीड वाला आर्टिकल से क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। तो आपको पहले से तैयार रहना है। राष्ट्रपति के अनुच्छेद 52 से 61 में 52 का अर्थ है कि राष्ट्रपति होंगे एक भारत में, इसीलिए इसमें प शब्द आता है, यानी पद आता है, ठीक है भाई, पद आता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की जो है इसके लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है इंडिया में? 35 वर्ष। अधिकतम आप कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? तो नो लिमिट, आप चाहो तो हमेशा राष्ट्रपति बने रहो, हर बार जीतो भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 53, अगला 52 से 61 लगातार, तो 53 आएगा, तो इसमें का आएगा। का मतलब होता है ये कार्यपालिका का प्रधान होता है, या फिर कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होते हैं। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का पावर का यूटिलाइज या फिर उपयोग कौन करते हैं? तो पीएम करते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ, ठीक है भाई। इसके अलावा हम आएंगे आर्टिकल 54 में, तो प का नी, अब यहाँ देखिए नी है। ये नी क्या कहता है कि इनके जो निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे इस चीज की डिसाइड आपको नी बताता है, आर्टिकल 54 बताता है, ठीक है। ये आर्टिकल 54 में जो है कि लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य के जो विधानसभा हैं
उनके सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। इसके अलावा दिल्ली और पदुचेरी लिखा गया, दिल्ली और पदुचेरी जो आपका यूनियन टेरिटरीज है, इनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। अगर आपसे कल हो के कोई पूछे कि राष्ट्रपति के चुनाव में किस केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं उनके विधानसभा से, तो आप बताइएगा दिल्ली और पदुचेरी। तो ये हो गया नी प का नी। अब है दू यो दसम, है ना, प का नी, को का पहले को का, तो को से रीति हो जाता है ना, रीति, है ना, रीति नियम, है ना। तो इसके जो चुनाव होते हैं वो किस विधि से होते हैं, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पे होते हैं। तो इस को थोड़ा सा याद रखिए। ये होता है कि नीति क्या होती है, किस प्रकार से चुनाव होंगे, तो एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली पे होती है चुनाव, ठीक है। इसके अलावा ये क्या होता है मैं किसी दिन और बता दूंगा, है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में आप और हम वोट थोड़ी डालते हैं, है ना भाई। इसके अलावा अनुच्छेद 56, ये ना प का नी को का आ जाएगा, का है ये, तो का मतलब राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में यानी कार्यकाल के बारे में यहाँ पे आपको वर्णन मिलेगा। फिर अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, दोबारा चुनाव के लिए, मतलब दोबारा, है ना। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता, यो से योग्यता सामर्थ्यता। इसके अलावा अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के लिए पद के लिए शर्त या दिशा निर्देश जो होता है ना, तो ये द से दिशा निर्देश। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, तो 100 से शपथ और लास्ट में मो है 61 पे आ जाएगा, तो महाभियोग। तो ये है भैया हमारा पकानी कोका दियो दसम, इसे जरूर याद रखें। 2 बार पीछे करके वीडियो देखिए और याद करके आज पक्का कर लीजिए। और भी मैं कुछ आर्टिकल्स बताता हूँ राष्ट्रपति के रिगार्ड में, मैंने अभी आपको एक 76 बताया था, फिर से कहीं लिखा ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान से है। क्षमादान कदाचार सिद्ध व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु दंड को भी माफ कर सकते हैं। आर्टिकल 108 है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं, जब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता स्पीकर करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं, कैग की। इसके अलावा अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अनुच्छेद 76 के अनुसार जो है महान्यवादी की नियुक्ति करते हैं, और महान्यवादी केंद्र में सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं, इस बात को नहीं भूलना है। इसके अलावा 2010 में किस राज्य सरकार के द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार शुरू किया गया था? देखिए, लता मंगेशकर पुरस्कार जो है न सिर्फ एक राज्य की सरकार देते हैं, ये ईस्वी पे डिपेंड करता है, और ये क्वेश्चन शायद MTS में पूछा गया था, और मैंने भी वहाँ पे, क्योंकि ईस्वी तो बच्चे बताए नहीं, सिर्फ ये बताए कि जो है लता मंगेशकर पुरस्कार, है ना, सबसे बाद में किसके द्वारा शुरू किया गया, मतलब लेटेस्ट लता मंगेशकर पुरस्कार तो महाराष्ट्र ने शुरू किया, 2010 में सबसे लेटेस्ट आंध्र प्रदेश किया है, लेकिन वहाँ पे मैंने महाराष्ट्र बताया क्योंकि महाराष्ट्र भी देते हैं, ठीक है भाई। और ईस्वी था नहीं उस प्रश्न में, तो आपके महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश भी हो सकते हैं। आज इसको ठीक से समझेंगे, एक से अधिक राज्य के द्वारा दिया जाता है। 2010 में आंध्र प्रदेश के द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार शुरू किया था। लता मंगेशकर कौन है ये कहने की जरूरत नहीं है। इनके अलावा लता मंगेशकर पुरस्कार वर्तमान में 3 राज्यों के द्वारा दिया जाता है। 1984 में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था लता मंगेशकर पुरस्कार, है ना। बाद में 1992 में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया गया आपका लता मंगेशकर पुरस्कार, और 2010 में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा भी लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है। तो इन तीनों को ध्यान रखिएगा। एगो लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार है, जो पहली बार जो है मुंबई से स्टार्ट किया गया था, जो नरेंद्र मोदी साहब को दिया गया था, और अभी उनके बहन जो है आपका क्या नाम है भाई, भोसले साहब, क्या नाम है भाई, उषा भोसले नाम है, आशा भोसले, उनको दिया जाएगा अगला वाला, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी साहब का जो दिया गया लता दीनानाथ मंगेशकर वो अलग है, और ये है सिर्फ लता मंगेशकर पुरस्कार, ठीक है। तो इनको 3 स्टेट देते हैं, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तानसेन सम्मान और कालिदास सम्मान, ये दोनों सम्मान भी आपके मध्य प्रदेश देते हैं। देखिए, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और ग्वालियर के अंदर रूप सिंह स्टेडियम है, ये भी ध्यान रखेंगे, मैंने बताया था आपको, है ना। इसके अलावा कलिंग रत्न सम्मान उड़ीसा सरकार के द्वारा, और असम वैभव सम्मान असम सरकार के द्वारा अभी तपन शौकिया को दिया गया है, लेटेस्ट वाला असम वैभव, ठीक है। इसके अलावा
पॉइंट कैमिलर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए पॉइंट कैलिमर वन्य जीव अभयारण्य ये तमिलनाडु में स्थित है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आर्द्र भूमि स्थल में शामिल है। आप सभी जानते हैं कि तमिलनाडु ऐसा स्टेट है जहां सबसे अधिक जो है रामसर साइट चिन्हित किए गए हैं भारत के रिगार्ड में, ठीक है। तो पॉइंट कैलिमर वन्य जीव अभयारण्य ये आर्द्र भूमि स्थलों में शामिल है, ये आपके तमिलनाडु में स्थित है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य ये गुजरात में है। सुंदरबन पक्षी अभयारण्य बंगाल में है। ये जो भी आपके फैक्ट में यहाँ पे लिखा गया है सभी आर्द्र भूमि में शामिल है, ऐसा समझिएगा। समन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में है। लोकटक झील मणिपुर में है। चिल्का झील उड़ीसा। भीतरकनिका उड़ीसा। दीपोर बिल असम, काफ़ी बार पूछे गए हैं, बिहार के एग्जाम में 2-3 बार ये पूछा गया दीपोर बिल, ठीक है। तो ये सभी के सभी जो है आपके रामसर साइट में शामिल हैं और ये भारतीय स्थल है जो अलग अलग स्टेट में है। अभी रामसर साइट में 75 स्थान शामिल है और पहला स्थान जो शामिल था भारत के लिए ये चिल्का झील था 1983 के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जो उड़ीसा में है। रामसर सम्मेलन पे पहली बैठक 2 दिसंबर 1971 को होती है। 2 दिसंबर नहीं, फरवरी करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 1971 में हुआ था। ये कहाँ पे है? ये ईरान में है, रामसर नामक जगह। इसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के समय गवर्नर जनरल कौन थे? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के समय गवर्नर जनरल वैरन हैंगस्टस था। कौन था? वैरन हैंगस्टस। देखिए गवर्नर जनरल का पद भले ही वैरन हैंगस्टस को दिया गया हो लेकिन ये सिर्फ बंगाल तक ही सीमित था। आपसे पूछे कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? ऑप्शन में 4 आदमी है। रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव, मैंने एक आरके ले लिया। एक हमारा वैरन हैंगस्टस ले लिया। एक हमारा जो है कैनिंग ले लिया। कैनिंग को के लिखता हूँ, 3 ही है मान लीजिए। तो किसको मारिएगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो क्या मारिएगा आंसर? तो इसमें हमारा ना वैरन हैंगस्टस ही मारना पड़ेगा आंसर। बातों को समझिएगा। देखिए ये जो वैरन हैंगस्टस है ये बंगाल का गवर्नर था, लेकिन जो भारत का गवर्नर था वो विलियम बेंटिक था पूरे भारत लेवल पे। अगर विलियम बेंटिक ऑप्शन में नहीं है तो प्रथम गवर्नर का पोस्ट तो इसी के पास है ना। तो एग्जामिनर बहुत चालाक होते हैं, आपको ऑथेंटिक वाला ऑप्शन नहीं देके आपको थोड़ा सा दिमाग का टेस्ट भी करेगा। और ऐसे क्वेश्चन में भी मैं पीसीएस के एग्जाम में बच्चे को गलती करते देखा है ये क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसे हल्के में ना ले, ठीक है। मैं क्या समझा रहा हूँ, अगर आपसे पूछे कि भाई भारत की पहला गवर्नर जनरल कौन है, ऑप्शन में आपका विलियम बेंटिक नहीं है लेकिन जो है आपका वैरन हैंगस्टस है, तो वैरन हैंगस्टस को आपको टिक करना होगा, ठीक है। क्योंकि जो कैनिंग है ये अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बन गया था। और जो रॉबर्ट क्लाइव है ये गवर्नर जनरल नहीं बन पाए लेकिन गवर्नर के जैसा काम किया प्लासी के युद्ध में, ठीक है भाई। तो ये भी थोड़ा सा समझिएगा। इसके अलावा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट होता है जिसके तहत है ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना होती है। इसके अलावा वर्नाक्युलर पेरिस एक्ट काफ़ी बार पूछी जाती है, 1878 में होता है, लीटन के समय होता है। और इंडियन आर्म्स एक्ट भी लीटन के समय होता है। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ये लॉर्ड डलहौजी के समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। और मैंने आपको ये भी बताया है कि 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना रानाडे साहब किए थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, रानाडे, ठीक है भैया। इसके अलावा शारदा एक्ट 1930 लॉर्ड इरविन के समय बाल विवाह से संबंधित है। और बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 ये 2007 में भी क्रियान्वित किए गए हैं, मतलब मॉडिफाई किए गए हैं, इसीलिए 2000 वाली लफ्ज मुंह में आया। इसके अलावा मोर्लेमिंटो 1909 को कहते हैं और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 को कहते हैं। दैट्स इट। इसके अलावा मैंने एक चीज़ बताया, 1919 में जो है महिलाओं को पहली बार चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया था। इसके अलावा सांप्रदायिक चुनाव को 1909 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। स्वयं सहायता समूह के जैसा कुटुंबश्री योजना सर्वप्रथम किस राज्य में स्टार्ट किया गया था? देखिए महिला सशक्तिकरण पे अगर पहला योजना इंडिया में कहेंगे तो हमको सबसे ज़्यादा जो है कुटुंबश्री योजना पे फोकस किया जाएगा आधुनिक जमाने के हिसाब से। तो ये केरल में आया था। कुटुंबश्री योजना 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की अगुवाई में महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया था। इसी का आप अगला फॉर्म देखते हैं, आज जो स्वयं सहायता समूह है, समझिए यही है, ठीक है। ई शक्ति योजना जो है नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया है। जो ये जो स्वयं सहायता समूह है इसमें पारदर्शिता लाने के लिए न जाने 5 से 6 बार ये एग्जाम में आ चुके हैं, आगे भी आएंगे, क्योंकि ये नागरिक जो महिला है उनके सशक्तिकरण वाली विभाग से जुड़ा हुआ है मेरे भाई। इसके अलावा नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। सशक्तिकरण का मतलब समझते हैं भाई, है ना, खुद के टांग पे खड़ा होना।
12 जुलाई 1982 उनको पावर देना। इसके अलावा मुख्यालय बम्बई में है, नाबार्ड की स्थापना, इसकी जो स्थापना हुई थी ये शिवरमन समिति के अनुसार पे हुआ था, है ना। इसके अलावा मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तु के मांग पे क्या प्रभाव पड़ता है, सिंपल सी क्वेश्चन है, लेकिन कभी अगर आपका दिमाग उल्टे दिशा में हो तो ये क्वेश्चन गलत हो जाती है एग्जाम में, ठीक है। देखिए मुद्रास्फीति क्या होती है ना, कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये पाँच पीस बुक है, आपने बुक खरीदने गया है और 25 बच्चा आ गया, है ना, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये बुक का दाम बढ़ा सकता है। हालांकि इस पे तो RS प्राइस छपे हुए होते हैं, अब तो नहीं, लेकिन जो चीज़ पे नहीं होते हैं, जैसे मान लीजिए भिंडी बेच रहा है तो बढ़ा सकता है भाव, है ना, बहुत ज़्यादा कस्टमर देखे। तो इस स्थिति में क्या होता है ना, सामान का दाम बढ़ जाता है। और मुद्रास्फीति में मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तु की मांग पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो मांग बढ़ता है। आप क्या सोच रहे हो कि सामान का दाम बढ़ेगा तो मांग घटेगा, नहीं, मांग बढ़ता है तब ना मुद्रास्फीति उत्पन्न होता है मेरे भाई, है ना। मांग बढ़ता है, आदमी के पास पैसा ज़्यादा होता है, सबसे पहले कैश ज़्यादा होता है ना। सामान के भाव बढ़ते हैं और पहले मांग बढ़ता है तब सामान का भाव बढ़ता है। मांग, अभी मैंने क्या समझाया कि भिंडी देखेगा बहुते कस्टमर भाव बढ़ा देगा, तो मांग जो है बढ़ता है तभी मुद्रास्फीति होती है। तो इसमें अगर उल्टा सोच लिए तो गलत हो जाएगा। मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तु की मांग पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ता है। मुद्रास्फीति हो जाने के बाद जब रोकने की स्थिति आती है ना, तब जो है आपका वस्तु का भाव घटता है। और इसमें RBI भी अहम योगदान निभाता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि नोट छापना जो है क्षणिक रूप से कम कर देते हैं। देखिए मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन में वस्तु की मांग बढ़ती है, वस्तु की आपूर्ति घटती है, इससे कीमत में बढ़ोतरी होती है, सामान सीमित रहता है, सामान का भाव भी बढ़ता है और आदमी खरीदने वाला तो है ही, है ना। तो इसके लिए जो है मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। मुद्रास्फीति कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट छापना कम कर देते हैं, फिर बैंकों का लोन देना जो है वो भी कम कर देता है। इसके अलावा मुद्रास्फीति में उत्पादक को लाभ होता है, जो आदमी कोई चीज़ का प्रोड्यूस कर रहा है उसको तो लाभ होगा, लेकिन जो उपभोग कर रहा है उसको हानि होगा, क्योंकि उसको अधिक कॉस्ट पे लेना पड़ता है। फिलिप्स वक्र के द्वारा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को दर्शाया जाता है। वहीं पे एक लॉफर वक्र होता है, इसके द्वारा राजस्व की प्राप्ति और टैक्स के दर को दर्शाया जाता है। ये दोनों वक्र भी आए हैं और हम मेरे गारंटी आप समझ लीजिए कि 100 में से 50 बच्चा ये क्वेश्चन छोड़ के आता है एग्जाम में, है ना। ये छोड़ के आता है, जब हम पढ़ते थे तो हम भी छोड़ के आते थे, है ना। इसके अलावा कांग्रेस के लिए किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता 1931 को मंजूरी मिली थी, है ना। तो ये आपके कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 होती है, जिसमें आपके गांधी इरविन समझौता 1931 को मंजूरी मिलती है। इरविन और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता होती है। कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में करा गया था। इसके अलावा कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुआ था, बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता संभाले गए थे। इसमें 72 सदस्य भाग लिए थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1887 मद्रास अधिवेशन। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल था। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917। गांधी जी की अध्यक्षता बेलगांव अधिवेशन 1924। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। तो ये कांग्रेस के कुछ अध्यक्षता। 1916 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अलग से लिखा गया है, क्योंकि इसमें गरम दल और नरम दल एक हो गए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक हो गए। अंबिका चरण मजुमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसके अलावा 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन बता ही दिया, ऊपर में लिखा गया था। इसके अलावा जैन धर्म के ऐतिहासिक तीर्थस्थल सोनागिरी किस राज्य में स्थित है, तो सोनागिरी मध्य प्रदेश में है। जैन धर्म के पवित्र तीर्थस्थल दिलवारा, है ना, दिलवारा का जैन मंदिर ये माउंट आबू राजस्थान में है। जैन धर्म से संबंधित एक तीर्थस्थल समेध शिखर है, ये झारखंड में स्थित है। जैन धर्म के प्रमुख त्योहार होती है आपका पर्यूषण। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, अंतिम या 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर। जैन धर्म के संस्थापक तो ऋषभदेव है, लेकिन वास्तविक संस्थापक भगवान महावीर है ना। इसके अलावा महावीर साहब ने किस भाषा में उपदेश, तो प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे। जैन धर्म के प्रसिद्ध पर्यूषण त्योहार भाद्रपद महीना में होता है। कल्पसूत्र की रचना जो है भद्रबाहु, और भद्रबाहु जैन धर्म से संबंधित थे। इनके अलावा बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष, है ना, जिसे बुद्धों की रामायण भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे मैं मध्य प्रदेश में जहाँ मैं गया हूँ, राम राजा मंदिर ओरछा में है। इसके अलावा एक पीताम्बरा देवी की मंदिर है। ये दोनों जगह थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि मैं गया हूँ, है ना भाई। ये मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा सोनागिरी भी मध्य प्रदेश में है। धुआंधार जलप्रपात भी मध्य प्रदेश में है। ये सब मध्य प्रदेश के जो है आपका सांची का स्तूप है, खजुराहो की मंदिर भी है। इसके अलावा भीमबेटका की गुफा है, बाघ की गुफा भी है ना, उदयगिरी की केव भी है, उज्जैन महाकालेश्वर भी है भाई साहब, ओमकारेश्वर तीर्थ स्थल भी है। गुप्तकालीन रजत चांदी के सिक्कों को किस नाम से जानते थे, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को तो रूपक कहते थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, श्री गुप्त है। और गुप्त वंश के वास्तविक
वास्तविक फाउंडर कहें तो चंद्रगुप्त प्रथम है। बहुत जगह ऐसा क्लू है कि वास्तविक कौन है, वास्तविक कौन है। जैसे गुलाम वंश में वास्तविक इल्तुतमिश है, गुप्त वंश में वास्तविक चंद्रगुप्त प्रथम है, जैन धर्म में वास्तविक भगवान महावीर है ना। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। गुप्त काल में खेती करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। आज ये क्षेत्र तो चलता ही, आज कोई भी भूमि हो क्षेत्र कह देते हैं। इसके अलावा ऐसा भूमि जो कृषि योग्य नहीं होती थी उसे खिल कहते थे। गुप्त काल की बात हो रहा है। गुप्त काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को अग्रहर कहा जाता था, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एसएससी के अंदर, ठीक है भाई। इसके अलावा बहुत जल्द हम एसएससी जीडी के ऊपर जो है आपको क्लास लाऊंगा। एसएससी जीडी के लिए फुल फ्लेज में तैयारी करवाऊंगा दोस्तों, लेकिन अभी नहीं कह सकते कि हम कल से ही लाएंगे, होगा टाइम आएगा, इस हफ्ते में देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में फहियान भारत आए थे। प्राचीन खेल शतरंज को ना पहले चतुरंग कहा जाता था, और ये आपका CHSL एग्जाम 2023 में जो हुआ था इसमें पूछा गया था कि चतुरंग किस खेल को कहते हैं, ठीक है। तो ये गुप्त काल में ही इंट्रोड्यूस करवाए गए इंडिया में, हालांकि ये विदेश से आया है खेल, है ना। तो उस समय जो है इसे चतुरंग कहा जाता था। इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से जुड़ा हुआ है। समुद्रगुप्त के दरबारी हरिसेन थे, पता नहीं कितने साल बाद पूछा गया क्वेश्चन। समुद्रगुप्त के जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, और सिक्का पे जो है बीना बजाते हुए इन्हें ही दर्शाया गया। इसका मतलब गुप्त काल में ये संगीत प्रेमी भी हुआ करते थे। महाराष्ट्र स्थित जो अजंता की केव है ये गुप्तकालीन चित्रकला का एक अद्भुत नमूना है। स्कंदगुप्त ने हुनों के आक्रमण को टाला या फिर इस पर विजय प्राप्त करा था। इसके अलावा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। ये बहुत ही अच्छा स्लाइड है, यहाँ पे आप एक एक चीज़ को ध्यान रखेंगे। बहुत हो गया आपका जो है ना थियोसॉफिकल सोसाइटी और इंडियन होम रूल। इसके अलावा भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर और राधाकांत देव ने किया था। इन दोनों में से कोई भी एक नाम हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? 1851 में कोलकाता के अंदर होती है। मुंबई संगठन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1852 बम्बई में किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी दादा भाई नौरोजी लेकिन लंदन में किए थे 1866 में, ठीक है। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना बदरुद्दीन तैयब जी ने किए थे तथा फिरोज शाह मेहता के द्वारा 1885 बम्बई में किए गए थे। ये वही बदरुद्दीन तैयब जी हैं जो कांग्रेस में प्रथम बार मुस्लिम अध्यक्षता संभाले थे। इसके अलावा ये बैरिस्टर थे पेशे से। इसके अलावा इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस 1872 में किए थे लंदन के अंदर, ठीक है। एक आपका जो आपका इंडिया हाउस है वो भी लंदन के अंदर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, वो काफ़ी बार पूछा जाता है। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे तथा गणेश वासुदेव 1877 में पुणे में किए थे। महादेव गोविंद रानाडे के साथ प्रार्थना समाज भी जुड़े हैं और विधवा पुनर्विवाह संघ भी जुड़े हुए हैं, जो याद रखिएगा। वर्ष 2023 के साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन फास्से किस देश के हैं? तो नॉर्वे के हैं। ये क्वेश्चन जो है आपके एक प्रतियोगिता में पूछे गए थे कि ये किस देश के हैं, इसीलिए मैं रख लिया हूँ। और भी आदमी का नाम जो है आपका नेशनल मतलब की राष्ट्रीयता बता देंगे कि किस राष्ट्र से बिलोंग करते हैं जो इस बार का नोबेल जीते हैं, आपको काम आएगा, है ना। ये आपके नोबेल लॉरिएट है इस बार के 6वें सेक्टर में, है ना। 3 सेक्टर जो है सिंगल पर्सन है, और जो सिंगल पर्सन है उस पर विशेष फोकस करें। तो साहित्य का जो है जॉन फास्से है ना। साहित्य का कौन है भाई? जॉन फास्से। और आपका शांति का नरगिस मोहम्मदी ईरानियन है, और क्लॉडिया गोल्डन अमेरिका के हैं। तो मैंने इसे याद रखने के कैसे तरीका बताया है। इस तीनों में से आपको सिर्फ साहित्य का याद रखना है। साहित्य का जो है जॉन फास्से को याद रखना है। जॉन फास्से नॉर्वे के हैं। कहाँ के हैं भाई? नॉर्वे के हैं जॉन फास्से, है ना। इसके अलावा जो नरगिस मोहम्मदी हैं ये ईरान के हैं, और क्लॉडिया गोल्डन जो है अमेरिका के हैं। ठीक है, क्लॉडिया गोल्डन को जो है आपका इकोनॉमिक्स में मिला है। इकोनॉमिक्स मतलब पैसा, अमेरिका के पास बहुत पैसा है तो अमेरिका का, ठीक है। शांति के नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी कई बार जेल गए और अंततः जो है नोबेल पुरस्कार विजेता। विश्व के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी कार्लस मैग्नस का भी राष्ट्रीयता पूछता है, तो ये भी नॉर्वे के रहने वाले हैं, इन्हें भी ध्यान रखिए। जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? देखिए, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है तो पृथ्वी के नीचे से होता है भूकंप की उत्पत्ति, और ये है पृथ्वी, तो यहाँ पे पहली झटका लगता है मान लीजिए। तो यहाँ जो है इसे कहते हैं हम हाइपोसेंटर या फोकस कहते हैं, या भूकंप मूल कहते हैं। फोकस भी कह सकते हैं हिंदी में, और कहेंगे तो भूकंप मूल कहेंगे, है ना। इसके अलावा इसे हाइपोसेंटर भी कहते हैं, हाइपोसेंटर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों नाम है। जब ये ऊपर में झटका लगता है ना तो इसे अधिकेंद्र कहते हैं या फिर ईपी सेंटर कहते हैं। अधिकेंद्र या फिर ईपी सेंटर कहा जाता है। तो पृथ्वी के ऊपर जहाँ झटका लगेगा उसे, है ना, अधिकेंद्र या ईपी सेंटर, जहाँ से उत्पत्ति होती है हाइपोसेंटर या फोकस या भूकंप मूल। भूकंप को रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल, है ना, और ग्राफ है आपका सिस्मोग्राफ, इसके अध्ययन को सिस्मोलॉजी। इसके अलावा भूकंप का प्रमुख कारण टेक्टोनिक प्लेट की गति होती है, प्लेटों की टकराव होती है, विवर्तनिका जो होती है ना, विवर्तनिका, है ना।
वो होती है ना। इसके अलावा समुद्र के नीचे आए हुए भूकंप सुनामी का कारण बन जाता है, सुनामी है ना, जैपनीज। इसके अलावा भूस्खलन जो है भूकंप का परिणाम हो सकता है। कई दफा आपसे पूछता है ना कि निम्नलिखित में से कौन से कारण भूकंप का परिणाम नहीं है ना, तो भूस्खलन हो सकता है। भूस्खलन मतलब स्लाइड हो जाता है, आप देखे होंगे पहाड़ वगैरह खसक जाता है। इसके अलावा भूकंप से निकलने वाली एल तरंग सिर्फ नीचे की तरफ गति करती है, जबकि पी और एस तरंग ऊपर और नीचे दोनों की तरफ गति करते हैं। एल तरंग सबसे खतरनाक होता है। इसके अलावा पुरुषों के वॉलीबॉल प्रतियोगिता में नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो नेट की ऊंचाई पुरुष वाला में 2.43 मीटर और महिला वाला में 2.24 मीटर पहले भी बता रखे हैं। चूंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, इसीलिए मैं इसे फिर से आपको पक्का कराना चाहता हूं, है ना। ये वाला होता है 6 खिलाड़ी इधर 6 खिलाड़ी इधर, ये नेट होता है। तो पुरुष वाला में 2.43 और महिला वाला में 2.24 मीटर इस नेट की ऊंचाई होता है ग्राउंड लेवल से। इसके अलावा जो अभी हाल फिलहाल में FIVB वॉलीबॉल वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 हुआ, इसके विजेता आपके सर्बिया रहे हैं और ये मैच नीदरलैंड और पोलैंड में कराया गया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, अभी बहुत दिन नहीं हुआ है। वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई चौड़ाई 18 और 9 होता है। वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? 2011 में आपसे पूछ लिया है ना। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो है ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, 46 व्यक्ति पर किलोमीटर। और ओवरऑल आंध्र प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व कंज्यूम करते हैं, 17 व्यक्ति पर किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व राज्य में बिहार का और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का, ठीक है भाई। इसके अलावा सबसे अधिक लिटरेसी रेट राज्य में केरला का और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप का। सबसे अधिक सेक्स रेशियो राज्य में केरल का और सबसे अधिक पुडुचेरी का यूटी में। तो ये कुछ एक जनगणना। सबसे अधिक आपका जो जनसंख्या है ये उत्तर प्रदेश में है, सबसे कम सिक्किम में है। ये सब कुछ एक बातें आपको जनगणना से भी ध्यान रखना है। बाद बाकी सभी कुछ पढ़ा चुका हूँ, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पत्रिका हिंदी पेट्रियट के संस्थापक कौन है? तो जो हिंदू पेट्रियट है इसके संस्थापक में जो आपका आएगा तो 2 नाम आता है, गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय फारसी भाषा में लिखे थे। संवाद कौमुदी भी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही लिखा गया था बंगाली भाषा में। बंगाल गजट जेम्स अगस्टस हिक्की, ये भारत का प्रथम समाचार पत्र है। राष्ट्र गोफ्तर ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। बौद्ध धर्म स्थल में स्तूप में सजाए गए प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? देखिए बौद्ध धर्म देके यहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। कोई भी जो आपका मतलब पवित्र जो होती है उसकी जो मोख होता है ना, गांव घर में मोख बोल देते हैं, ऐसा जो एंट्री करने वाला होता है जिसमें हम पताका उताका लगा देते हैं, ऐसा ये गांव घर में बत्ती के भी बनते हैं। बत्ती मतलब बांस का बत्ती फाड़ा जाता है, बांस हम लोग बत्ती कहते हैं, भैया आप लोग यहाँ क्या कहते हैं पता नहीं। बांस को फाड़ के बनाया जाता है, इस पर हम लोग पताका चिपका देते हैं। पहले सरस्वती पूजा में लोग कम बजट हुआ करता था और दुनिया इतने एडवांस नहीं थे कि भाई जो सजावट है वो रेडीमेड मिलता था, तो हम लोग पताका के बनाते थे। तो ये जो है बत्ती को ऐसे मोड़ के इसमें धागा लपेटते थे और इसमें हम जो पताका ऐसे लाते, तो इसे हम क्या कहते हैं? तोरण कह सकते हैं। क्या कहते हैं भैया? तोरण कहते हैं। तो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, जिसकी मतलब एंट्री वाली गेट होती है और जहाँ पे सजावट वगैरह लगाया जाता है उसे हम तोरण ही कहते हैं। अब यहाँ पे इमेज नहीं है और मैं थोड़ा ड्राइंग मेरा बहुत पैदल है, नहीं तो बता देता। इसके अलावा स्तूप बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्रोत को जो है संरक्षित रखे जाने की जगह है। स्तूप के उत्तरी भाग को हर्निका या छत्र कहा जाता है। दक्षिण भारत की मंदिर की जो ऊपरी भाग होता है उसे कैपस्टोन कहते हैं। उत्तरी भारत के जो यानी नागर शैली के जो मंदिर होते हैं उसके ऊपरी भाग को अमलका कहते हैं, है ना। दक्षिण भारत में जो मंदिर है द्रविड़ शैली में तथा उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वो नागर शैली में बनाए गए होते हैं, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जब द्रविड़ और नागर शैली की मिलीजुली संरचना देखने को मिल जाती है तो ऐसे शैली को हम बेसर शैली कहते हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक G20 2023 द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी के लेखक कौन है? नया पुस्तक है तो इनके लेखक हैं V श्रीनिवास, है ना। G20 2023 का बैठक कहाँ पे? भारत के दिल्ली में, जहाँ पे 21वीं सदस्य के रूप में अफ्रीकी यूनियन को जो है जगह दिया गया है, शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आप PDF के लिए इच्छुक हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, PDF के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे हम अगले वीडियो में।